ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बैंक अकाउंट की जिसमें जन्म के समय से ही लाखों रुपए जमा कर दिए गए हों, मतलब एक बहुत बड़ा और विशाल रिजर्व। हाँ, एक ऐसा रिजर्व जो कभी खत्म ना होने वाला लगे। बिल्कुल। लेकिन एक शर्त है, पूरे जीवन काल में उस विशाल खजाने में से केवल कुछ 100 रुपए ही निकालने की परमिशन है, और बाकी की पूरी रकम, मतलब वो लाखों रुपए, बिना इस्तेमाल हुए ही एक्सपायर हो जाएंगे। जो कि बहुत ही अजीब बात है ना? क्योंकि जब हम मानव शरीर की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि प्रकृति बहुत ही नपीतुली और ऑप्टिमाइज्ड है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। लेकिन जब हम मादा प्रजनन अंगों या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर झांकते हैं तो ये धारणा पूरी तरह से पलट जाती है। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही विस्तृत नोट्स और क्लिनिकल प्रश्न शामिल हैं। और वो नोट्स काफी तकनीकी हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन आज हमारी इस गहन चर्चा का लक्ष्य इन मेडिकल शब्दों को रटना बिल्कुल नहीं है। हमारा मिशन उस अविश्वसनीय और कुछ हद तक हैरान करने वाली बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग को समझना है जो मानव जीवन को संभव बनाती है, और इसकी शुरुआत उसी बैंक अकाउंट वाले रहस्य से होती है, जो सच में एक ऐसा विरोधाभास है जो पहली नजर में पूरी तरह से इलॉजिकल लगता है। मेरा मतलब है, हम आमतौर पर शरीर को एक ऐसी मशीन मानते हैं जो ऊर्जा और संसाधनों को बचाकर चलती है। हाँ, मतलब वो कंजूस होती है। बिल्कुल, वह केवल तभी चीजें बनाती है जब उनकी सख्त जरूरत होती है। लेकिन यहाँ अंडाशय या ओवरी के मामले में हम एक चरम स्तर की ओवर प्रिपरेशन देखते हैं। यह अति तैयारी इतनी विशाल है कि यह विकासवाद के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक बन जाती है। मेरे पास जो नोट्स हैं उनमें दिए गए आंकड़े तो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। इन नोट्स के मुताबिक जन्म के समय एक बच्ची के अंडाशय में लगभग 4 से 5 लाख उगोनियां मौजूद होते हैं। हाँ, 4 से 5 लाख। ये वो प्रारंभिक कोशिकाएं हैं जिनमें आगे चलकर अंडे या ओवा बनने की क्षमता होती है। लेकिन यहाँ जो गणित है वो मेरी समझ से परे है। यौवनावस्था यानी रजोदर्शन, जो करीब 15 साल की उम्र में शुरू होता है, वहां से लेकर 50 साल की उम्र के आसपास रजोनिवृत्ति तक ये पूरी व्यवस्था एक्टिव रहती है। सही कहा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो सक्रिय प्रजनन के 35 वर्ष होते हैं। हर महीने केवल एक अंडा मैच्योर होता है, तो 35 साल गुणा 12 महीने, ये कुल 420 अंडे होते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी यही कहना है कि पूरे जीवन में केवल 400 के आसपास उगोनिया का ही इस्तेमाल होता है, जो कि एक बहुत ही छोटा प्रतिशत है। बहुत ही छोटा। 5 लाख का खजाना और इस्तेमाल सिर्फ 400 का। ये तो संसाधनों की भारी बर्बादी लग रही है यार। अगर हम इसे केवल नंबर्स के चश्मे से देखेंगे तो ये निश्चित रूप से बर्बादी लगेगी। लेकिन जीव विज्ञान में क्वांटिटी अक्सर क्वालिटी इंश्योर करने का एक क्रूर तरीका होती है। क्वालिटी इंश्योर करने का कैसे? देखिए, उन 4 से 5 लाख उगोनिया में से हर एक को जीवन बनाने का मौका नहीं मिलता। शरीर एक बेहद कठोर चयन प्रक्रिया चलाता है जिसे एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। मतलब शरीर खुद उन्हें मार देता है? बिल्कुल। जो कोशिकाएं थोड़ी सी भी कमजोर होती हैं या जिनमें जेनेटिकली कोई मामूली सी भी खामी होती है, उन्हें शरीर खुद ही नष्ट कर देता है। तो ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है जहां कोई भी रैंडम अंडा चुना जा रहा हो? एकदम नहीं। ये एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का माइक्रो वर्जन है जो अंडाशय के भीतर चल रहा है। शरीर ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर महीने जो एक अकेला अंडा बाहर निकले वो उस समय उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ, सबसे स्वस्थ और सबसे वायबल विकल्प हो। वाओ! क्योंकि मानव गर्भावस्था शरीर के लिए ऊर्जा और समय का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। प्रकृति एक कमजोर अंडे पर 9 महीने का दाव नहीं लगा सकती। ये नजरिया तो वाकई सब कुछ बदल देता है। स्रोत में एक मल्टी चॉइस प्रश्न भी था जिसने मेरा ध्यान खींचा। सवाल था कि एक अंडाशय एक वर्ष में कितने उगोनिया को अंडे में बदलता है? और इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, जब हम इस गणित को और गहराई से देखते हैं तो महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं। इसका मतलब है कि एक अंडाशय पूरे जीवन काल में लगभग 200 अंडे ही बनाता है। और चूंकि दोनों अंडाशय आमतौर पर बारी बारी से काम करते हैं, तो एक अंडाशय एक साल में केवल 6 अंडे बनाता है। सिर्फ 6 अंडे? ये मशीनरी कितनी धीमी और कंट्रोल्ड है। और ये कंट्रोल बहुत जरूरी है। ये नियंत्रण ही इस बात की गारंटी है कि शरीर एक ही समय में कई गर्भधारण के बोझ से न दब जाए। एक तरह से ये हम दो हमारे दो वाली बात को बायोलॉजिकल लेवल पर लागू करने जैसा है। क्या बात है। खैर, अब मैं स्रोत सामग्री के उस हिस्से पर आ रहा हूं जिसने मुझे सबसे ज्यादा उलझा दिया। नोट्स अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडिकल टर्म्स। हाँ, ईमानदारी से कहूं तो ये मुझे किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक जैसा लगा। इन शब्दों का असल में क्या मतलब है? अंडाशय के अंदर
ये सब दिखता कैसा है? इसे समझने के लिए अंडाशय को एक व्यस्त शहर की तरह सोचें। जो मेडुला है वो शहर का सेंट्रल पार्ट है। ये मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स, नसों और सप्लाई लाइनों से बना है। अच्छा, तो मेडुला में कुछ बनता नहीं है? नहीं, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ये सिर्फ रसद पहुंचाने का काम करता है। असली हलचल कॉर्टेक्स में होती है, जो अंडाशय का बाहरी किनारा है। ये वो जगह है जहाँ वे सारे ऊगोनिया रहते हैं और परिपक्व होते हैं। तो कॉर्टेक्स वो फैक्ट्री फ्लोर है जहां प्राथमिक ऊसाइट से द्वितीयक ऊसाइट तक का सफर तय होता है। बिल्कुल। लेकिन नोट्स में एक और चीज का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। अंडे के विकास के दौरान उसके चारों ओर कुछ परतें या झिल्लियां बनती हैं। पहली को जोना पेल्यूसिडा कहा गया है और दूसरी को कोरोना रेडिएटा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसे एक किले की दीवारों की तरह समझने की कोशिश की, लेकिन ये दीवारें असल में करती क्या हैं? किले की दीवार वाला रूपक यहाँ बहुत परफेक्ट बैठता है, लेकिन ये एक स्मार्ट दीवार है। जोना पेल्यूसिडा सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, ये एक अत्यंत विशिष्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। सिक्योरिटी चेक पॉइंट? हाँ, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की परत होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि केवल एक मानव शुक्राणु भी इसे पार कर सके। और जैसे ही एक शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, जोना पेल्यूसिडा में एक केमिकल रिएक्शन होती है जो इसे तुरंत एक अभेद्य कंक्रीट की दीवार में बदल देती है। इसे कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। ताकि कोई दूसरा शुक्राणु अंदर ना आ सके। ये तो अद्भुत है। एकदम सही। और इसके बाहर जो कोरोना रेडिएटा है, उसका क्या काम है? वह कोशिकाओं का एक और सुरक्षात्मक आवरण है जो अंडे को पोषण देता है और इसे फैलोपियन ट्यूब की यात्रा के दौरान सेफ रखता है। अब इन सब के अलावा कॉर्टेक्स में एक और बहुत जरूरी स्ट्रक्चर होता है, ग्राफियन पुटिका या ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या होता है? यह वो तरल पदार्थ से भरी थैली है जिसके अंदर ये अंडा मैच्योर हो रहा होता है। अरे हाँ, नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये ग्राफियन पुटिका एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। बिल्कुल। लेकिन यहां से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग होता है, यानी जब अंडा परिपक्व होकर इस थैली को फोड़कर बाहर निकल जाता है, तो पीछे जो खाली थैली बच जाती है, उसका क्या होता है? स्रोत के अनुसार यहां एक बायोलॉजिकल दोराहा है। यह शरीर के संसाधनों के मैनेजमेंट का सबसे शानदार उदाहरण है। जब थैली फटती है तो वो बर्बाद नहीं होती। शरीर उस फटी हुई संरचना को एक बिल्कुल नई एंडोक्राइन ग्लैंड में बदल देता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, है ना? हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम। स्रोत बताता है कि अगर गर्भावस्था का संकेत मिलता है तो एक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन जैसे हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। क्या हम इसे एक प्रकार की टेम्पररी या पॉपअप फैक्ट्री कह सकते हैं? पॉपअप फैक्ट्री, हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। जैसे शरीर इसे तभी चालू करता है जब उसे प्रेगनेंसी का टेंडर मिलता है, और अगर अंडा निषेचित नहीं होता तो ये फैक्ट्री बंद हो जाती है और एक सफेद दाग में बदल जाती है, जिसे कॉर्पस एल्बिकिन्स कहते हैं। ये अस्थायी फैक्ट्री वाला विचार उस मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। मानव शरीर बेवजह प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बदलना और गर्भाशय को एक संभावित भ्रूण के लिए तैयार करना है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी लेने वाली प्रोसेस है। इसलिए शरीर ओव्यूलेशन के बाद कुछ दिनों तक इस कॉर्पस ल्यूटियम को चालू रखता है, वेट करता है कि क्या निषेचन का कोई सिग्नल आ रहा है। और अगर सिग्नल नहीं आता? अगर कोई संकेत नहीं आता तो वो इस फैक्ट्री को नष्ट कर देता है, हार्मोन का स्तर गिर जाता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है। यार, ये टाइमिंग सच में दिमाग चकरा देने वाली है। बिल्कुल है। खैर, अब चलिए उस अंडे का पीछा करते हैं जो अंडाशय से बाहर निकल चुका है। एक बड़ा सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता था, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब के बीच एक खाली जगह होती है। हाँ, एक छोटा सा गैप होता है। तो अंडा बाहर निकलकर शरीर के खाली हिस्से में खो क्यों नहीं जाता? वो सही रास्ते पर कैसे पहुंचता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पे फैलोपियन ट्यूब की बनावट का जादू सामने आता है। स्रोत में हमने फैलोपियन ट्यूब के 5 भागों का जिक्र देखा होगा। इसका पहला भाग फ्रिम्ब्री कहलाता है। फ्रिम्ब्री? हाँ, ये उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जो अंडाशय के ठीक ऊपर मंडराती रहती हैं। जब अंडा बाहर निकलता है तो ये फ्रिम्ब्री एक बेसबॉल ग्लव की तरह उसे लपक लेती हैं और ट्यूब के अंदर खींच लेती हैं। क्या बात कर रही हैं? तो ये कोई निर्जीव पाइप नहीं है जिसमें अंडा बस लुढ़क रहा हो? बिल्कुल नहीं। नोट्स बताते हैं कि ये नलिका 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसमें इन्फिंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस जैसे हिस्से होते हैं।
तो इस 15-20 सेंटीमीटर यात्रा कैसे होती है? ट्यूब के अंदर की परत में सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। ये सीलिया लगातार एक ही दिशा में लहरों की तरह गति करते हैं। जैसे किसी रॉक कॉन्सर्ट में भीड़ एक इंसान को अपने हाथों के ऊपर से आगे की तरफ खिसकाती है, क्राउड सर्फिंग की तरह। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया उदाहरण है। अंडा अपने आप मूव नहीं कर सकता, इसलिए ये सीलिया उसे धीरे धीरे बहुत ही आराम से गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। इस यात्रा में कई दिन लग सकते हैं। और ये धीमी गति इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फैलोपियन ट्यूब वो मीटिंग रूम है जहां अंडे की मुलाकात शुक्राणु से होती है। स्रोत ये एकदम साफ करता है कि निषेचन गर्भाशय में नहीं बल्कि इसी नलिका में होता है। हाँ, एम्प्यूला वाले हिस्से में। अब मान लेते हैं कि निषेचन हो गया, वो मीटिंग सफल रही। अब वो निषेचित अंडा अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ता है, गर्भाशय या यूट्रस। स्रोत इसे नाशपाती के आकार का बताता है और इसके 3 भाग गिनाता है: फंडस, बॉडी और सर्विक्स या ग्रीवा। सही। तो अगर फैलोपियन ट्यूब मीटिंग रूम है तो गर्भाशय एक वीआईपी लाउंज होना चाहिए। इसे आप सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक कस्टमाइजेबल वीआईपी लाउंज कह सकते हैं, जो एक पूरे इंसान को 9 महीने तक सेफ रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस लाउंज की दीवारें भी कोई मामूली दीवारें नहीं हैं। नोट्स में इसकी 3 परतों का जिक्र है। सबसे बाहर पेरीमीट्रियम, मध्य में मायोमीट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। बिल्कुल। अब मुझे मायोमेट्रियम समझ में आता है। ये मसल्स की एक बहुत मोटी परत है जो बच्चे के जन्म के समय संकुचन पैदा करती है या फिर मासिक धर्म के दौरान ऐंठन का कारण बनती है। लेकिन वो सबसे अंदर वाली परत एंडोमेट्रियम, वो क्या है? और यहीं पर वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वापस आता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। स्रोत कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है। हाँ, एंडोमेट्रियम वो सतह है जहां वो निषेचित अंडा खुद को अटैच करेगा, जिसे आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन छोड़ना शुरू करता है तो वो ब्लड वेसल्स को संकेत देता है कि वो एंडोमेट्रियम की परत को मोटा, स्पंजी और न्यूट्रिएंट से भरपूर बना दे। मतलब ये वीआईपी मेहमान के लिए एक आलीशान गद्देदार लाल कालीन बिछाने जैसा है। सही कहा। अगर मेहमान आता है तो सब कुछ तैयार है। अगर निषेचन नहीं हुआ है और मेहमान नहीं आता तो शरीर कहता है ठीक है, पार्टी कैंसिल, और वो उस लाल कालीन को उखाड़कर बाहर फेंक देता है, जो मासिक धर्म है। ये प्रोसेस जितनी कॉम्प्लेक्स लगती है उतनी ही प्रिसाइज भी है। फिजिकल स्ट्रक्चर्स और केमिकल सिग्नल्स आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। आंतरिक संरचनाओं की ये कोरियोग्राफी वाकई अचरज में डालने वाली है। लेकिन अब मैं स्रोत सामग्री के उस हिस्से पर आना चाहता हूं जिसने मुझे सचमुच अपनी कुर्सी से उछलने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वो कौन सा हिस्सा है? हम बाहरी एनाटॉमी यानी जननांगों की बाहरी संरचना पर आते हैं। यहाँ नोट्स कुछ ऐसा बताते हैं जो हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। आप निश्चित रूप से बायोलॉजिकल होमोलॉजी या जैविक समानताओं वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। हाँ, नोट्स बाहरी संरचनाओं का वर्णन करते हैं जिन्हें वग या वल्वा कहा जाता है। इसमें लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा का जिक्र है, जो स्किन के फोल्ड्स हैं, और क्लाइटोरिस का, जो एक अत्यधिक संवेदी अंग है। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो सच में मस्तिष्क को झकझोर देने वाली है। कैसे? स्रोत साफ तौर पर कहता है कि महिलाओं का लेबिया मेजोरा पुरुषों के स्क्रोटम या अंडकोश की थैली के समजात यानी होमोलोगस है, और क्लाइटोरिस पुरुषों के पेनिस के समजात है। बिल्कुल है। इतना ही नहीं, बार्थोलिन ग्रंथि जो योनि के पास होती है और संभोग के दौरान लुब्रिकेशन के लिए एक क्षारीय द्रव छोड़ती है, वो पुरुषों की काउपर ग्रंथि के बिल्कुल समान है। मुझे याद है कि स्रोत में एक मल्टीपल चॉइस सवाल भी था कि इनमें से कौन सा मादा जनन अंग का हिस्सा नहीं है, और सही जवाब काउपर ग्रंथि था, क्योंकि वो पुरुषों में पाई जाती है। हाँ, वो एमसीक्यू काफी ट्रिकी था। मैं हमेशा से सोचता था कि पुरुष और महिला का शरीर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन ये समजात अंग तो ये साबित करते हैं कि दोनों का शुरुआती ब्लूप्रिंट या नक्शा एक ही है। ये कैसे काम करता है? यह जीव विज्ञान के सबसे कम समझे जाने वाले लेकिन सबसे फैसिनेटिंग पहलुओं में से एक है। इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, जब भ्रूण का विकास शुरू होता है। मतलब माँ के पेट में? हाँ, गर्भावस्था के पहले 6 या 7 हफ्तों तक पुरुष और महिला भ्रूण में शारीरिक रूप से कोई अंतर नहीं होता। दोनों के पास एक ही जननांग संरचना होती है, जिसे एक बाई पोटेंशियल ऊतक कहा जाता है। मतलब हम सभी जीवन के शुरुआती हफ्तों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कोई जेंडर डिफरेंस नहीं? बिल्कुल। हमारे पास एक संरचना होती है
जिसे जेनिटल ट्यूबरकल कहते हैं, और उसके आसपास कुछ उभार होते हैं। फिर लगभग 7वें हफ्ते में एक जेनेटिक स्विच चालू होता है। जेनेटिक स्विच? हाँ, यदि भ्रूण में Y क्रोमोसोम है तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इस हार्मोन के प्रभाव में वो जेनिटल ट्यूबरकल आकार में बढ़कर पेनिस बन जाता है और बाहरी उभार आपस में जुड़कर स्क्रोटम बन जाते हैं। और अगर Y क्रोमोसोम नहीं है तो क्या होता है? अगर Y क्रोमोसोम नहीं है तो वो जेनिटल ट्यूबरकल क्लाइटोरिस के रूप में विकसित होता है, जो पेनिस के समान ही सेंसिटिव टिश्यू से बना होता है, बस साइज में छोटा होता है। और वे बाहरी उभार आपस में जुड़ने के बजाय अलग रहते हैं और लेबिया मेजोरा बन जाते हैं। वाह! ग्रंथियां भी इसी नियम का पालन करती हैं। वही कोशिकाएं जो महिला में बार्थोलिन ग्रंथि बनती हैं, हार्मोनल बदलाव के कारण पुरुष में काउपर ग्रंथि बन जाती हैं। यार, ये जानकारी तो शरीर को देखने का नजरिया ही बदल देती है। दोनों प्रणालियां अलग-अलग नहीं बनी हैं, वे एक ही मूल डिजाइन के दो अलग-अलग रास्ते हैं। बिल्कुल। स्रोत में नर नसबंदी या वसेक्टोमी का भी संक्षेप में उल्लेख है, जहां पुरुषों में शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे वीर्य बिना शुक्राणु के निकलता है। ये दिखाता है कि यद्यपि ब्लूप्रिंट एक ही है, लेकिन अंतिम संरचनाएं अपने कार्यों में कितनी स्पेसिफिक हो जाती हैं। मतलब प्लम्बिंग एक ही मूल सामग्री से शुरू होती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। ये नेचुरल इंजीनियरिंग का सबसे सुंदर पहलू है। विकासवाद ने नई चीजें बनाने के लिए जीरो से शुरुआत नहीं की, उसने उसी शुरुआती मटेरियल का उपयोग किया और उसे अलग-अलग पर्पस के लिए अडेप्ट कर दिया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सच में। हमने शुरुआत की थी उस रहस्यमयी बैंक अकाउंट से, जहां 5 लाख अंडों का एक विशाल भंडार होता है, और शरीर एक क्रूर क्वालिटी कंट्रोल के जरिए केवल सर्वश्रेष्ठ 400 अंडों को ही जीवन बनाने का मौका देता है। हमने देखा कि कैसे अंडाशय के अंदर कॉर्टेक्स के व्यस्त इलाके में जोना पेल्यूसिडा जैसी स्मार्ट सिक्योरिटी दीवारें बनती हैं। और वो पॉपअप फैक्ट्री। हाँ, ओव्यूलेशन के बाद वो फटी हुई थैली कॉर्पस ल्यूटियम नाम की एक अस्थायी फैक्ट्री बन जाती है। हमने फलोपियन ट्यूब के उन सूक्ष्म सीलिया के बारे में जाना जो अंडे को क्राउड सर्फिंग करवाते हुए एक मीटिंग रूम की तरह गर्भाशय तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और गर्भाशय वो वीआईपी लाउंज है जहां प्रोजेस्टेरॉन एक गद्देदार लाल कालीन बिछाता है। और अंत में वो सबसे बड़ा खुलासा कि पुरुष और महिला शरीर कोई अलग-अलग ग्रह के वासी नहीं है, बल्कि एक ही मास्टर ब्लूप्रिंट के 2 अलग-अलग वर्जन हैं। ये सब ये साबित करता है कि मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक अत्यंत जटिल, सिंक्रोनाइज्ड और विचारशील मशीन है। यह सारांश वास्तव में उस पूरी यात्रा को बहुत खूबसूरती से समेट लेता है, और यह हमें उस विचार पे वापस ले जाता है जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। प्रकृति जो कुछ भी करती है उसके पीछे एक गहरा लॉजिक होता है, भले ही वो शुरुआत में बर्बादी या विरोधाभास लगे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये सब जानने के बाद एक विचार मेरे मन में आता है जो मैं श्रोताओं के साथ साझा